Hello, good morning, children. Class 5th. This is your English reader, a special series for class 5th, class 5. और लास्ट सेशन में पिछले पीरियड में मैंने आपको एक लेसन कंप्लीट कराया था। लेसन का नाम था कबड्डी, और उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिखवाए थे। एम आई राइट? तो उसके क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर चुके थे। ये अब आगे की एक्सरसाइजेस आज करते हैं, जिसमें आप देखेंगे पेज नंबर 26 है ये। मैच द कॉलम्स गिवन इन द टेबल एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। करना ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक टेबल है, और टेबल में ए बी सी डी और लास्ट में ई, ये 5 कॉलम्स बने हुए हैं। इन 5 कॉलम्स में आप देखेंगे कुछ अधूरे सेंटेंसेस या सेंटेंसेस के हिस्से लिखे हैं, लास्ट में फुल स्टॉप है। आपको कुछ यहाँ से आपको एक सेंटेंस उठाना है, उसके साथ ये लगेगा दैट्स व्हाई। फिर उसके बाद इनमें से जो अप्रोप्रिएट है ये लगाकर यहाँ से किसी एक को जो मैच करता हो उसको ऐसे लगाना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ओके, तो मैंने आपके लिए तमाम चीज़ें, समय भी बचेगा, मैंने कर रखी हैं। आपको सिंपली करना ये है कि इसे नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। लेट्स लर्न पेज नंबर 26 मैंने लिखा है, और यहाँ पर ये सब लिख रखे हैं मैंने। तो इसे ध्यान से करेंगे, एक एक चीज़ मैं बताता चलता हूँ। जैसे कॉलम ए से हमने उठाया, उसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ टाइम ऑनर्ड कस्टम टू प्ले गेम्स ड्यूरिंग अ फेस्टिवल। बी में लिखा हुआ है दैट्स व्हाई, राइट। उसके बाद आपको फिर मैच करना है, तो यहां पर मैच होता है सच इवेंट्स, ये कॉलम सी में आया। आर ऑर्गेनाइज्ड, ये कॉलम डी से उठाया, और लास्ट में ई में है फुल स्टॉप, राइट। तो पूरा सेंटेंस बन गया कि इट इज़ अ टाइम ऑनर्ड कस्टम टू प्ले गेम्स ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, दैट्स व्हाई सच इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। तो ये पहला सेंटेंस तैयार हो गया हमारा, राइट। यहां से इट इज़ अ टाइम ऑनर्ड कस्टम टू प्ले गेम्स ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, दैट्स व्हाई सच इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, राइट। ये हमने लिख लिया। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस बनाने की तरफ। द स्टूडेंट्स वेर ईगर टू एंजॉय देमसेल्व्स। द स्टूडेंट्स वेर ईगर टू एंजॉय देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई they went to the dam for picnic। यानी कि बच्चे मजे करना चाहते थे, छुट्टी थी और बहुत ज़्यादा उत्सुक थे एंजॉय करने के लिए, इसलिए वो एक नज़दीकी डैम में पिकनिक के लिए चले गए, राइट। तो ये हमने सेकंड बना लिया है। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस बनाने के लिए। द प्लेस इज वेरी गुड। द प्लेस इज वेरी गुड, जगह बहुत अच्छी है। दैट्स वाई, इसलिए आई फील लाइक प्लेइंग सम गेम, इसलिए मेरा कोई गेम खेलने का मन करने लगा। ये मतलब है कि जगह इतनी अच्छी है कि जिसकी वजह से मेरा मन करने लगा कि मैं कोई खेल खेलूं यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फील लाइक का इस्तेमाल होता है कि इन मूड, कि जब आपका किसी चीज़ को करने के लिए मन करे या मूड बन जाए तो उसको फील लाइक कहते हैं, राइट। तो द प्लेस इज वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई फील लाइक प्लेइंग सम गेम। अब आते हैं नंबर 4 पर। कबड्डी इज प्लेड विद क्विक रिफ्लेक्सेस। कबड्डी इज प्लेड विद क्विक रिफ्लेक्सेस, दैट्स व्हाई इट नीड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। कबड्डी को के लिए बड़े शार्प या क्विक रिफ्लेक्सेस की जरूरत पड़ती है, यानी प्रतिक्रिया जिसको कहते हैं, राइट।
रिएक्ट करना, उसको रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं वो। तो इसी वजह से इट नीड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होने की ज़रूरत होती है। अगर कबड्डी खेलना है तो कबड्डी का जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं इनके लिए ज़रूरी होता है कि फिजिकली और मेंटली बहुत फिट रहे हों। अब आते हैं लास्ट इस टेबल का जो वाक्य है नंबर 5, कबड्डी इज प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट। कबड्डी इज प्लेड विदाउट एनी equipment. That's why it is so popular. कबड्डी को बगैर किसी खास इक्विपमेंट्स की सहायता से खेला जाता है और यही वजह है कि ये खेल इतना मशहूर है, लोग इसे पसंद करते हैं। पॉपुलर होने का मतलब होता है मशहूर, फेमस। सॉरी। तो ये आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब आते हैं टेबल नंबर 2 पर। इसमें भी आपको करना यही है, ABCDE कॉलम्स इसमें भी हैं। यहां पर भी आपको पहला उठाना है दैट्स वाई लगाकर, इसके बाद मैच करना है कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो ये भी यहां पर मैंने आपके लिए किया हुआ है। नंबर 1, आई मस्ट लिसन मोर देन आई स्पीक। मुझे ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। दैट्स वाई आई हैव 2 ears एंड ओनली 1 tongue। और यही वजह है कि हमें इस तरह से बनाया गया कि आप देखते हैं कि हमारे 2 कान हैं और जुबान कितनी है हमारे पास? 1। तो ये कुदरत का इशारा है, प्रकृति का इशारा है कि 2 कान हैं, मतलब कान ज्यादा हैं, और जुबान सिर्फ 1 है, उससे जस्ट आधी है। तो हमें ये प्रकृति इशारा करती है कि सुनो ज्यादा बोलो कम। इसीलिए उसने कान ज्यादा दिए हैं कि हम ज्यादा सुने और बोले कम। लेकिन हम करते हैं इसका ठीक उल्टा, हम बोलते ज्यादा और सुनते कम है। राइट? तो यहां पर ये आपको एक वाक्य बनाया, आई मस्ट लिसन मोर देन आई स्पीक। मुझे ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। दैट्स वाई आई हैव 2 ears एंड ओनली 1 tongue। अब आते हैं दूसरे पर, द ताज इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट। द ताज इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट। ताज एक बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट का अर्थ होता है स्मारक। किसी की याद में कोई चीज बनाई जाती है, किसी की स्मृति में, तो उसको स्मारक बोलते हैं। इंग्लिश में उसके लिए शब्द है मॉन्यूमेंट। द ताज इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट, दैट्स व्हाई वी गो टू विजिट इट। और यही वजह है कि हम उसे देखने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। राइट? अब आते हैं नंबर 3 पर, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट मैन। Swami Vivekananda was a great man. That's why everybody loves and respects him. स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष थे, बहुत महान थे वो, और यही वजह है कि सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनका बहुत आदर करते हैं। राइट? स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा, एक इंडियन सेंट थे, भारतीय एक संत थे। राइट? जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया था अपने विचारों से। तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में इनका बड़ा आदर है और लोग बड़ा इन्हें पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं स्वामी जी के विचारों से। तो यहां पर वही लिखा है कि स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट मैन, दैट्स व्हाई एवरीबडी लव्स एंड रिस्पेक्ट्स हिम। फुल स्टॉप। अब आते हैं नंबर 4 सेंटेंस बनाने के लिए। द मॉनसून वॉज वेरी नाइस दिस ईयर। द मॉनसून वॉज वेरी नाइस दिस ईयर, दैट्स वाई द क्रॉप्स आर ग्रोइंग वेरी वेल।
मानसून, आप जानते हैं कि मानसून की जो हवाएं होती हैं उन्हीं की वजह से हमारे देश में बारिश होती है। वर्षा ऋतु में आप जानते हैं कि कितना पानी बरसता है और इसी पानी की बदौलत खेतों में अनाज उगाया जाता है। जिस साल मानसून अच्छा होता है, अच्छी बारिश होती है, उस साल खेतों में अनाज बहुत अच्छा उगता है, बहुत अच्छी उपज होती है। यही इस वाक्य में कहा गया है कि द मानसून वॉज वेरी नाइस दिस ईयर। इस साल मानसून बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा था। दैट्स वाई, इसलिए द क्रॉप्स, फसलें, आर ग्रोइंग वेरी वेल, इसी वजह से फसल जो है ये बहुत अच्छी हो रही है। राइट। अब आते हैं नंबर 5 पर। डेंगू। डेंगू एक तरह की मच्छरों से होने वाली बीमारी है जिसको डेंगू या डेंगी भी बोलते हैं। तो डेंगू हैज़ बिकम अनकंट्रोलेबल। डेंगू बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया, अनियंत्रित हो गया है। दैट्स वाई मेनी पीपल हैव डाइड। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। डेंगू एक बहुत डेंजरस बीमारी है, मच्छरों की वजह से होती है। राइट। और अगर वक्त पे सही इलाज ना हो तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये वाक्य हमने बनाए। अब आते हैं देयर आर, लेट्स टॉक में, पेज नंबर 26 में। देयर आर मेनी गेम्स एसोसिएटेड विद फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में त्योहारों के साथ बहुत सारे गेम्स को जोड़ा गया है या जुड़े हुए हैं। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट एनी वन ऑफ दीज। अपने दोस्तों के साथ किसी एक ऐसे खेल के बारे में, ऐसे किसी एक त्योहार के बारे में चर्चा करनी है और यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और आपको बताना है कि कुछ सवालों के जवाब आपको चाहने हैं। जैसे वेयर डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, इसके बारे में क्या विशेषता है इसकी। विच गेम इज एसोसिएटेड विथ इट, ये 3 इसके जवाब आपको देने हैं। तो ये भी काम मैंने आपके लिए कर लिया है यहाँ पर कि हमने मकर संक्रांति की बात की है। राइट। मकर संक्रांति आप सभी जानते हैं कि जनवरी माह में हमारे 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। तिल के लड्डू वगैरह आपके घरों में बनते होंगे, आपको याद होगा, है ना, मकर संक्रांति। और सब लोग नदियों में और दूसरी जगहों पर जाकर स्नान करते हैं, पवित्र स्नान होता है। राइट। तो उसी के बारे में हमने बात की है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मकर संक्रांति का त्यौहार एक ऐसा है जो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन इसके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में, यानी कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा वगैरह में, हिमाचल प्रदेश वगैरह में इसे लोहरी के नाम से जानते हैं। लोहरी। राइट। सिख लोग मेनली लोहरी बहुत उत्साह से मनाते हैं और इसे गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण। राइट। तो ये मैंने मकर संक्रांति के बारे में आपको जानकारी दी कि इसके 2 नाम और भी हैं अलग अलग नामों से जो मनाया जाता है। कि लोहरी नाम से ये नॉर्थ इंडिया में जाना जाता है और उत्तरायण नाम से ये गुजरात स्टेट जो है हमारे देश का, उसमें मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डू वी सेलिब्रेट, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, हम इस त्यौहार को कब मनाते हैं। तो आंसर लिखा है मैंने कि इट इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 14 एवरी ईयर। ये हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। नॉर्मली तो आप देखेंगे कि त्योहारों के जो दिन हैं वो कभी किसी तारीख को कोई त्यौहार रहता है, कभी किसी तारीख को। मगर हिंदुओं का जो ये त्यौहार है मकर संक्रांति, इसकी तारीख निश्चित है और वो है 14 ऑफ जनवरी एवरी ईयर। राइट। और नॉर्थ इंडिया में जैसे मैंने कहा ये लोहरी मनाई जाती है, तो ये एक दिन पहले 13 तारीख को मनाई जाती है, 13 जनवरी को। और संक्रांति के नाम से इसे 14 जनवरी को मनाते हैं। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 14 एवरी ईयर। तो हम यहाँ मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने 14 जनवरी की बात की है यहाँ पर।
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट, कि इसके बारे में ये क्यों विशेष है, क्या विशेषता है इसकी। तो हमने लिखा है इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर सीजन। जब मकर संक्रांति मनाई जाती है तो ये माना जाता है कि जो शीत ऋतु है ये अब अपने समापन की तरफ आ गई है, अब ये खत्म हो रही है, ठंड से लोग परेशान हो चुके होते हैं। तो इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर सीजन, राइट। ये शीत ऋतु के या ठंड के समाप्ति का द्योतक होती है, सूचक होती है ये जो त्यौहार है मकर संक्रांति। और विच गेम इज एसोसिएटेड विद इट, इससे कौन सा गेम जुड़ा हुआ है। तो हमने लिखा है इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कंपटीशन। इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात। यहां पर गुजरात में कभी आप जाएं या किसी गुजरात में रहने वाले कोई आपके परिचित हो उनसे जानिएगा कि गुजरात में ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और उस दिन पतंग, तरह तरह की कलरफुल पतंगे आसमान में, पूरा आसमान में पतंगे ही पतंगे नजर आती है और पेंचें लड़ाई जाती है, राइट। पेंच लड़ाई जाती है और एक दूसरे से पेंच लड़ाकर दूसरे की पतंग काटने का एक कंपटीशन चलता है, लोग खूब एंजॉय करते हैं। ये तो हर शहर और हर गांव में बहुत आम नज़ारा होता है 14 जनवरी को। लेकिन वहां पर जो एक नदी है जिसका नाम है साबरमती, आपने गांधी जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल नाम, गाना भी सुना होगा आपने। तो साबरमती आश्रम है गांधी जी का, साबरमती एक नदी है, उसके बगल में उनका आश्रम है। तो साबरमती नदी के किनारे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, देश से विदेश से, और बहुत बड़ी बड़ी चित्र विचित्र अलग अलग रंगीन पतंगे होती हैं, बहुत विशाल, जो कभी आपने देखी भी नहीं होगी, और अलग अलग आकारों की। और विदेशों से भी लोग आते हैं अपनी अपनी पतंगे लेकर, और वहां पर इसका उड़ाने का कंपटीशन होता है एक इंटरनेशनल लेवल का। उसमें बाकायदा इनाम रखे जाते हैं, ट्रॉफीज दी जाती हैं, राइट। तो विच गेम इज एसोसिएटेड विद इट, इंटरनेशनल क्लाइट फ्लाइंग कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात। तो ये मैंने आपको बताया है कि पतंग उड़ाने का भी ये खेल है जिसका पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कंपटीशन होता है यहाँ पर गुजरात में, राइट। तो यूं तो और भी दूसरे गेम आपको बताए जा सकते थे, लेकिन क्योंकि ये बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, इसलिए मुझे लगा कि ये आपको जानना चाहिए, राइट। क्योंकि पतंग लोगों को उड़ाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये भी एक कंपटीशन के रूप में देखा जा सकता है इसको, राइट। अब आते हैं नीचे, एक पैसेज दिया हुआ है, लेट अस रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। यहां पे लिखा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। जो गेम्स और स्पोर्ट्स है हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दे नॉट ओनली मेक आवर सोल साउंड बट ऑल्सो कीप आवर बॉडीज स्ट्रांग। न ये सिर्फ हमारे मन को, हमारे आत्मा को मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारी बॉडीज को भी बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। In fact, games and sports tune our body and our soul. ये हमारी आत्मा और हमारे शरीर के बीच में एक तालमेल बिठाते हैं, उसको ट्यून करते हैं। It is said that nature cures the disease, remedies only amuse. कि हमारे शरीर में जो तरह तरह की जो बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, इन सब का इलाज प्रकृति करती है, राइट, नेचर करती है। और रेमेडीज ओनली अम्यूज, और जो दूसरी जितनी भी एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी और पता नहीं कौन कौन से रेमेडीज हैं इसके लिए, ट्रीटमेंट्स हैं, तो ये सब एक हंसी मजाक जैसा, अम्यूजमेंट जैसा है। दरअसल प्रकृति में ही हर बीमारी का इलाज छुपा हुआ है। And this natural healing comes through fitness and fitness come through games.
और ये नेचुरल हीलिंग जो है, मतलब किसी भी बीमारी का इलाज खुद कर लेने की क्षमता, ये हमारे शरीर में फिटनेस अगर रहेगी तो ये क्षमता आती है, राइट। और ये क्षमता या ये फिटनेस हमें स्पोर्ट्स के थ्रू आती है, राइट। इट कम्स थ्रू गेम्स, दे कीप आवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी। ये हमारे जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं ये हमारे शरीर को बहुत एक्टिव रखते हैं और साथ ही साथ सक्रिय रखते हैं और हेल्दी रखते हैं, मतलब स्वस्थ रखते हैं। मोर ओवर गेम्स हेल्प इन मेकिंग ऑफ गुड एंड सिविलाइज्ड सिटीजन्स। ये जो गेम्स हैं या जो खेल हैं ये अच्छे, हमारे देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करते हैं। अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज हैज गुड बिहेवियर एंड नोबल आइडियाज। जो एक स्पोर्ट्समैन होता है हमेशा उसका व्यवहार बहुत संतुलित, बहुत सभ्य होता है और नोबल आइडियाज, उसके जो विचार होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। फाइनली इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट अ साउंड माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो ये तो जानी मानी बात है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर उसमें कोई तकलीफ है, तो आपका मन कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता, राइट। तो अगर आप अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। व्हाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट इन लाइफ? हु क्योर्स अवर डिसीजेस? Where does a wise soul rest? How do games and sports help in making of good citizens? And last, give a suitable title to the passage. तो यहाँ पर मैंने आपके लिए इसके भी आंसर्स लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट इन लाइफ? इसका आंसर लिखिएगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स makes our souls and bodies strong। ये हमारे मन को, हमारे शरीर को गेम्स ऑफ जो स्पोर्ट्स होते हैं ये बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, राइट। इसीलिए ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है हु क्योर्स अवर डिसीज? डिसीज है, डिसीजेस है, डिसीजेस। हु क्योर्स अवर डिसीजेस, राइट। एस लगा देना है, यहां पर प्लूरल हो जाएगा। हु क्योर्स अवर डिसीजेस, सिंपल सा आंसर है नेचर क्योर्स द डिसीजेस। यानी बीमारियों का इलाज कौन करता है? बीमारियों का इलाज कुदरत करती है, प्रकृति करती है ना। और तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेयर डज अ वाइज सोल रेस्ट? मतलब एक वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, राइट। सोल का मतलब होता है आत्मा। ये ऐसी एक बुद्धिमान, एक ज़हीन आत्मा कैसे शरीर में रहती है? तो आप लिखेंगे कि अ वाइज सोल, SOUL, अ वाइज सोल रेस्ट्स इन अ हेल्दी बॉडी। अ वाइज सोल रेस्ट्स इन अ हेल्दी बॉडी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाउ डू गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प इन मेकिंग ऑफ गुड सिटीजन्स? कि अच्छे नागरिक तैयार करने या बनाने में गेम्स और स्पोर्ट्स कैसे अपनी भूमिका अदा करते हैं? तो आप इसका आंसर लिखेंगे अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज। यहां पे देखेंगे इस ऑलवेज की स्पेलिंग ALWAYS होती है। कई बार इसको प्रोनाउंसिएशन क्योंकि हम गलत करते हैं, ऑलवेज बोलते हैं, तो ऑल तो ALL कर देते हैं,
ऑलवेज WAYS तो स्पेलिंग हो जाती गलत, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज नहीं ऑलवेज। अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज हैज गुड बिहेवियर, a sportsman always has good behavior and noble ideas, so it makes him a good citizen। कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका व्यवहार हमेशा बहुत सभ्य होता है, राइट। और उनके जो आइडियाज होते हैं वो बड़े नोबल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। सो इट मेक्स हिम अ गुड सिटीजन। तो जो व्यक्ति बहुत सभ्य होगा वो एक अच्छा सिटीजन तो बनेगा ही, जो अच्छा सोचेगा, जो अच्छे से अपना व्यवहार संतुलित रखेगा, ऐसा ही व्यक्ति एक अच्छा नागरिक भी बन सकता है किसी देश का, राइट। किसी का व्यवहार अगर असंतुलित है, जो मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, जो किसी के बारे में बुरा सोचता है, जिसके विचार अच्छे नहीं है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी देश का अच्छा नागरिक नहीं बन सकता, राइट। इसीलिए हमने लिखा है कि अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज हैज गुड बिहेवियर एंड नोबल आइडिया, सो इट मेक्स हिम अ गुड सिटीजन। अब यहां पर लास्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि गिव सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पूरे को जो आपने पढ़ा है पैसेज कहलाता है ये, राइट। एक पूरा का पूरा जो एक पैसेज आपके दिया हुआ है, इसको आपको एक आपको टाइटल देना है, शीर्षक देना है। आप अपने मन से भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स सिर्फ लिखा हुआ है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये इससे भी बेहतर कोई अच्छा टाइटल आप सोच सकते हैं तो सोचिए और दीजिए। अक्सर जब भी ये पैसेजेस दिए जाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे और आपसे कहा जाता है कि इसे पढ़िए और उससे रिलेटेड कुछ सवालात किए जाते हैं आपसे और अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्टेड होता है कि आप उसके जवाब देंगे। ऐसे पैसेज को अनसीन पैसेज कहते हैं। अनसीन मतलब जिससे पहले आपने कभी देखा नहीं है, राइट। तो ये अनसीन पैसेज अभी आपने किया, उस पर कुछ सवाल किए गए थे आपसे और इन सब के जवाब यहीं से हमने निकाले हैं। तो ऑलवेज याद रखना है कि जब कभी भी अनसीन पैसेज में कोई सवाल किए जाए तो अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उसके जवाब आपको वहीं मिल जाएंगे, मगर आपको सीधे सीधे वहां से कॉपी नहीं कर लेनी, उठाकर समझना है कि ये क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है इसमें, और उसके बाद फिर बाकी सब कुछ इजी है, राइट। अब आप देखेंगे कि इसके बाद जो बाकी कुछ भी है, लेट अस राइट, आस्क योर टीचर अबाउट द रूल्स एंड regulations of wrestling and write a short note on it। कि कुश्ती एक स्पोर्ट्स है, राइट। तो इसके बारे में, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में आप जरा जानिए, राइट। तो कोई ये स्पोर्ट्स टीचर वगैरह जो आपके हैं वो आपको बता सकते हैं अगर कोई किसी स्पोर्ट्स टीचर से आप मिलते हैं तो, राइट। सेकंड आपसे कहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर सीकिंग परमिशन टू प्ले अ खो-खो मैच। कि अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आप खो खो का एक मैच खेलना चाहते हैं स्कूल में, तो उसके लिए परमिशन वो आपको दें, राइट। तो इसे अगर आप जैसे आप लीव एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं वैसी कोशिश कर सकते हैं आपको टू द प्रिंसिपल एजुकेटर्स एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, है ना। और सब्जेक्ट में फिर यही डाल सकते हैं आप, टू गेट द परमिशन टू प्ले खो खो इन स्कूल, और आगे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, और बाकी फिर आगे उसका पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन आप बना सकते हैं कि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th एंड वी वांट टू ऑर्गेनाइज अ खो खो मैच इन स्कूल ग्राउंड
So kindly grant us permission to do the same. Thanking you, madam. Your obedient student, और अपना नाम लिख सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से एप्लीकेशन लिखी जा सकती है, राइट। और बाकी तो सब करने का है, इसमें कुछ बाकी ये है नहीं। ये लेसन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है और अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे एक नया लेसन नंबर 5 मानसून, जो कि दरअसल एक पोएम है। ओके, तो मैं चाहूँगा कि जब मैं क्लास में पढ़ाऊँ तो उससे पहले आप खुद इसे कई बार पढ़ चुके हों। यहाँ पर आपकी जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसमें मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं। ये वही वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब। तो आप इसे देखेंगे तो पोएम को समझने में आसानी होगी। इसके अलावा जो दिए हुए हैं इससे हटकर कोई और डिफ़िकल्ट वर्ड्स में है भी नहीं। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी और वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं वो आपके जाने पहचाने शब्द होंगे, राइट। फिर भी कोई अगर डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है तो अपने से बड़ों से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं। ओके, तो और दूसरी बात ये कि अभी तक 4 लेसन हो चुके हैं आपके। ये 5वां लेसन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये समझ लीजिए आपका जो अभी मैम आपको बताएंगी, वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, राइट। एक हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट करें आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर मानसून के बाद एक और लेसन आ रहा है प्रूडेंस। तो ये जब हो जाएगा तो आपका एक फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो 2 लेसन मैं करवा दूंगा। मानसून बहुत छोटा सा ये है, हार्डली 2 पीरियड में कवर हो जाएगा ये, राइट। तो दिवाली से पहले आई होप कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट टर्मिनल का। तो आपको करना ये है कि जो कुछ भी आपको लिखवाया गया है, समझाया गया है, इसकी आप तैयारियां करें, उसे याद करें और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू ऑल, टेक केयर।